Hello friends, this is the second paper of home science which was conducted by NTA in December 19। इसके पहले हमने दिसंबर 19 और जून 19 के पेपर सॉल्व किए थे। अब हम दिसंबर 18 के पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द RD of protein which was given by ICMR 2010 for lactating mother 0 to 6 month is means lactating mother जिनका कि 0 to 6 month का बेबी है, तो उनको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ICMR 2010 के द्वारा बताई गई है। इसका आंसर है 4 मीन्स 74 ग्राम पर डे, जबकि अगर जो 2010 की टेबल दी गई है ICMR के द्वारा उसमें 77.9 ग्राम पर डे जो है रिक्वायरमेंट बताई गई है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ मिल्क विच गिव्स मैक्सिमम कोवलेंट इज, मतलब कि मिल्क का वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा जिस पर कि जो वो बहुत अधिक जो है कोगुलेट हो जाता है। इसका आंसर है सेकंड यानी कि 4.6। अब देख लेते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है वो पीएच पॉइंट जिस पर कि जो कोई भी नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उस पर जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल होते हैं, इस वजह से इन पर कोई भी नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होता है, उसे ड्यूटेरियंस कहते हैं। इसे मैं बता देती हूं आपको। ड्यूटेरियंस JWITTER, ओके। ये मीन्स जिन पर कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं उन्हें ड्यूटेरियंस कहते हैं। ठीक है। ओके। अब इसका एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड, क्योंकि इस पर एक अमाइन होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये ड्यूटेरियंस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द HbA1c लेवल above which a person is diagnosed as diabetic is, मीन्स कि HbA1c लेवल जिस पर कि किसी पर्सन को डायबिटीज बताया जा रहा है, उसकी डायग्नोसिस की जा रही है, उससे डायबिटीज बताया जा रहा है, वो लेवल क्या होगा। इसका आंसर है पहला मोर देन और इक्वल टू 6.5%। अब देख लेते हैं कि HbA1c लेवल है क्या। ये जो है लेवल ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को रिफर करता है। इसका मतलब होता है कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है और इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाना, में हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है वो जब ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके साथ जब जाकर के ज्वाइन हो जाता है, मिल जाता है, तब वो जो है जो हीमोग्लोबिन है वो ग्लाइकेटेड हो जाता है, क्योंकि वो ग्लूकोज से जाकर के मिल जाता है, इस वजह से वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब इस जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है, उसको हम एक वीक तक या फिर एक मंथ तक अगर हम उसको मेजर करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि वो पर्सन डायबिटिक है या नहीं है। अब देख लेते हैं इसके और भी डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर ये जो परसेंट है वो बिलो 6.0% है तो वो पर्सन नॉर्मल है, और अगर 6 से 6.4% के बीच में है देन वो प्री डायबिटिक है, और अगर 6.5 या फिर उससे अधिक है तो वो डायबिटिक है। ठीक है, तो ये हो गया HbA1c का लेवल क्या होता है और ये कौन कौन से लेवल होते हैं, इसको हमने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। फूड सील्स आर यूज्ड इन, फूड सील्ड कहां पर यूज किया जाता है, इसका आंसर है कैफेटेरियाज। अब जो फूड सील्ड का मतलब है कि ये एक प्लास्टिक या फिर ग्लास की सील्ड होती है, कवर होता है जो कि फूड को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर अदर जो कंटामिनेंट्स हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है।
ये जो है इसके लिए जो है लॉज बनाए गए हैं, जो कि हर एक जो कैफेटेरियाज हैं उनको फॉलो करना होता है। और कुछ कुछ जैसे कि ये रेस्टोरेंट में भी होते हैं, लेकिन उन रेस्टोरेंट में जहाँ पर बुफे सिस्टम है तो उनको ये फॉलो करना होता है। ये फूड शील्ड जरूरी होता है उनको लगाना। कैफेटेरियाज जैसे हॉस्पिटल हैं या फिर जो है स्कूल हैं, वहाँ पर जो कैफेटेरियाज हैं वहाँ पर ये ज़रूरी होता है, और जो ऐसे भी कैफेटेरियाज हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ये मेनली कैफेटेरियाज के लिए या फिर रेस्टोरेंट के लिए भी हैं, लेकिन जहाँ पर बुफे सिस्टम है तो ये फूड सील जो है लगाना मस्ट होता है, ये क्योंकि फूड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द सिंगल केस इज टर्म एज, मीन्स अगर किसी सिंगल केस को, सिंगल पर्सन को उसकी साइकोलॉजिकली उसकी स्टडी करनी है तो उस टर्म को क्या कहेंगे? इसका आंसर है सेकंड, इडियोग्राफिक अप्रोच। ठीक है, तो इडियोग्राफिक अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, जो इडियोग्राफिक है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसमें इडियोस का मतलब होता है ओन या फिर प्राइवेट। अब इसमें क्या होता है कि हम ये डिस्कवर करते हैं कि जो ईच पर्सन है कि उसके अंदर यूनिक क्या है, उसे कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसे दूसरों से अलग बनाती है, जो कि उसके अंदर यूनिक क्वालिटी क्या है, इसको डिस्कवर करना होता है इडियोग्राफिक अप्रोच के अंदर। मतलब हम किसी एक पर्सन को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इसमें कोई भी जनरल लॉज का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल की यूनिकनेस को हम डिस्कवर कर रहे हैं, तो इस पर कोई भी जनरल लॉज को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि केस स्टडी की जाती है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज किए जाते हैं, सेल्फ रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, ऑटोबायोग्राफीज ली जाती हैं और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, ये इडियोग्राफिक अप्रोच के लिए। अब बात करते हैं कि इसका इडियोग्राफिक का जस्ट अपोजिट होता है नोमोथेटिक अप्रोच। नोमोथेटिक ये भी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मैं इसको लिख करके बता देती हूँ आपको। नोमोथेटिक अप्रोच, ओके। तो ये नोमोथेटिक अप्रोच है जो कि जस्ट अपोजिट होता है इडियोग्राफिक के, क्योंकि नोमोथेटिक में क्या होता है, इसमें ये स्टडी की जाती है कि हम दूसरों के साथ क्या शेयर कर रहे हैं, मीन्स कि लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज को स्टडी की जाती है, और इसमें जो है जनरल लॉज को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये हम सभी लोगों के बीच में सिमिलैरिटी को देख रहे हैं, तो इसमें जो है जनरल लॉज को अप्लाई किया जाता है। और इसमें जो मेथड्स ऑफ रिसर्च का यूज किया जाता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच पर आते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होता है उसमें क्या होता है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखा जाता है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होता है उसमें क्या होता है, ये एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक होती है, और इसमें जो सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक उन पर स्टडी की जाती है, ठीक है। और इसमें जो है जो सेम इंडिविजुअल को चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, और वो प्रोसेस बार बार की जाती है, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर उसमें उस पीरियड ऑफ टाइम में कोई चेंजेस अगर आया है तो उसका पता लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि हम जो जिन वेरिएबल्स पर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स को प्रभावित कोई इन्फ्लुएंस हम नहीं करते हैं, बिना उनको प्रभावित किए बिना हम जो है उन वेरिएबल्स से डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर है लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच के बाद में अब जो है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, ये जो है दोनों में डिफरेंस होता है। लॉन्गिट्यूडनल आपको पता चल गया कि हम एक ही
लोग पर एक सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं उन पर हम स्टडी करते हैं। और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, हम फ्रेश सैंपल ऑफ पीपल पर जो है हर बार हम फ्रेश सैंपल ऑफ पीपल लेते हैं और उन पर स्टडी करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में हम सेम सैंपल लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि अगर हमें स्मोकिंग और स्टमक कैंसर दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें लिंक देखना है, स्मोकिंग और स्टमक कैंसर के बीच में लिंक देखना, और ये किन के बीच में देखना है, हमें मेन और वुमेन दोनों के बीच में देखना है। हम सिर्फ ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम सिर्फ मेन के बीच में देखें, हम दोनों के बीच में देखेंगे, मेन और वुमेन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, क्योंकि इसमें हम जो है फ्रेश सैंपल ले रहे हैं और ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सेम जो है ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अब जब हम डिस्कवर कर लेंगे, लिंक हमने डिस्कवर कर लिया कि ये मेन में होता है जबकि वुमेन में नहीं होता है। अब यहाँ पर हमको एक वेरिएबल मिल गया, मीन्स हमको एक मेन केवल मिल गया। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी उस पर करनी है। अब इससे क्या होगा, हम इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब हो गया कि हम अब सिर्फ मेन पर जो है इसको एग्जामिन करेंगे कि मेन के साथ स्मोकिंग का और जो स्टमक कैंसर का ये क्या रिलेशनशिप है, मेन में क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे। इस वजह से अब सिर्फ एक ही यहाँ पर वेरिएबल है, एक ही सैंपल है, ठीक है। अब उस पर हम बार बार स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हाँ ये रिलेशनशिप है या नहीं है और किस तरीके से ये प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल और क्या बोलते हैं आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गया। अब आता है होलोफ्रेस्टिक अप्रोच। होलोफ्रेस्टिक का मतलब है ये जो है किसी फ्रेज को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, जो उस फ्रेज को डिनोट करता है जो कि एक सिंगल वर्ड को कंसिस्ट करता है, जैसे कि ओके वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है और यहाँ इसमें एक सिंगल वर्ड है ओके, जो कि एक कंप्लीट और मीनिंगफुल थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है। इसको होलोफ्रेस्टिक अप्रोच करते हैं। ये मेनली लैंग्वेज के लिए होता है। और नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब है जो कि नॉर्म से लिया गया है। अब नॉर्म्स में जैसे कि कस्टम्स आते हैं, स्टैंडर्ड्स आते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं, और रूल्स एंड जो लॉज हैं जिन्हें कि हमें फॉलो करना होता है, और ये हमारे लिए मस्ट होते हैं कि हमें इन्हें फॉलो करना ही होता है। अब जो नॉर्मेटिव अप्रोच है उसका मतलब ये है कि इन्हीं जो ये रूल्स हैं, लॉज हैं, कस्टम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हीं का यूज करना जो है नॉर्मेटिव अप्रोच कहलाता है। अब जैसे कि किसी भी लैंड, कोई भी भूमि है तो उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता है। तो ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है। और बहुत से मॉरल सिस्टम होते हैं जो कि नॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मेटिव, इडियोग्राफिक और लॉन्गिट्यूडनल एंड होलोफ्रेस्टिक अप्रोच क्या होता है, इसको हमने बता दिया, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, midlife transition in which fertility declines and brings an end to reproductive capacity in women and diminished fertility in men is called, means midlife transition का मतलब है मध्य जीवन संक्रमण, जिसमें कि जो विमेन है उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, और उनमें जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी समाप्त हो जाती है, और मेन में भी फर्टिलिटी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है पहला क्लाइमैक्ट्रिक, ठीक है, इसे क्लाइमैक्ट्रिक कहते हैं। अब ये मिनार्की क्या होता है? मिनार्की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसे मिनार्की कहते हैं, और जब ये मेंस्ट्रुअल पीरियड जो स्टॉप हो जाता है तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। और स्पर्मैकी क्या होता है? ये भी मिनार्की की जैसा ही होता है, मिनार्की जो कि विमेन में होता है और स्पर्मैकी जो कि मेन में होता है। मीन्स जब ये बिगनिंग ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट होता है, मीन्स ये जो है प्यूबर्टी एज में होता है, जबकि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होने लगते हैं और वो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी इनमें आने लगती है, ठीक है। तो स्पर्मैकी क्या हुआ, जो है बिगनिंग ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट होता है इनमें।
अब है द फुल फॉर्म ऑफ ILGWE इज, आंसर इज 4 इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन, जो कि 1900 में आया था। अब आते हैं नेक्स्ट पर, विच आर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सचर्ड फिलामेंट yarns doesn't require the property of thermoplasticity, मतलब कि कौन सा मेथड है जिसके द्वारा कि टेक्सचर फिलामेंट यार्न को प्रोड्यूस किया जाता है और जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के प्रॉपर्टी की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये इसका आंसर है पहला, एयर जेट मेथड, जिसमें कि हीट की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके थ्रू जो है टेक्सचर फिलामेंट यार्न को प्रोड्यूस किया जाता है। अब देख लेते हैं अदर मेथड्स हैं, वो क्या होते हैं। जो फॉल्स ट्विस्ट मेथड है, क्रिम्प गियर अप और नाइफ एज मेथड है, ये तीनों मेथड में हीट की जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी इसमें जो है हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो फॉल्स ट्विस्ट मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि जो सिंपल फिलामेंट यार्न्स होते हैं उनमें जो है ट्विस्ट को इंसर्ट किया जाता है और इनको जो है कंट्रोल्ड हीट को अप्लाई करके सेट किया जाता है। ठीक है, और इससे जो बेस्ट नोन यार्न बनता है उसका नाम है हेलकाना। ठीक है, जो कि नायलॉन फाइबर से बनता है। अब इसमें जो होता है कि इस मेथड से जो यार्न बनते हैं, टेक्सचर यार्न, उनमें जो है जो स्ट्रेच होता है वो बहुत अच्छा होता है और इनकी जो बल्क प्रॉपर्टी होती है वो भी हाई होती है। अब आते हैं क्रिम्प गियर अप पर। अब जो क्रिम्प गियर अप है, इसमें क्या होता है, जो यार्न तैयार किए जाते हैं उनमें रोटेटिंग गियर्स होते हैं, उनके बीच में जो है यार्न को ले जाया जाता है और इसमें जो है जो टेंशन होता है वो कंट्रोल्ड होता है और टेम्परेचर, मतलब एक कंट्रोल्ड टेंशन और टेम्परेचर के बीच में यार्न को रोटेटिंग गियर्स के बीच में लाया जाता है और उसके थ्रू जो है टेक्सचर यार्न को प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें इंटरमिटेंट क्रिम्पिंग भी दी जाती है। ठीक है, तो इसे गियर क्रिम्पिंग भी बोलते हैं या क्रिम्प गियर अप भी बोलते हैं। अब आते हैं नाइफ एज मेथड पर। इसमें क्या होता है, इससे जो यार्न तैयार किए जाते हैं वो स्पाइरल लाइक कर्ल होते हैं उसमें, या क्वाइल होते हैं, उसके जैसे दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो हीटेड नाइफ एज होता है उसके ऊपर से यार्न को पास कराया जाता है और इससे जो बेस्ट नोन यार्न बनते हैं उसका नाम है एजिलॉन। ठीक है, जो कि होजरी में इसका यूज किया जाता है और जो इससे यार्न बनते हैं वो जो है मेनली नेटेड फैब्रिक के लिए उनका यूज किया जाता है, जैसे कि स्वेटर्स हैं, अपहोल्स्ट्री है या फिर कारपेटिंग के लिए उनका यूज किया जाता है। ये बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स है, इसका आंसर है थर्ड, टाइम। ठीक है, और फ्रिंज बेनिफिट्स है, स्पेस है, वाटर, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है क्योंकि वाटर जो है ये तो कम्युनिकेबल रिसोर्स में आ जाता है। ठीक है, स्पेस भी। और फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कि वो बेनिफिट्स जो कि जैसे कि किसी कंपनी में हमें सैलरी के अलावा कंपनी की तरफ से कार भी प्रोवाइड हो रही है, हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड हो रहा है, मीन्स सैलरी के अलावा जो भी अदर बेनिफिट्स हमको मिलते हैं वो फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनमें से कौन कौन से। आंसर है पहला, रेम्यूनरेशन। इसका मतलब हो गया, रेम्यूनरेशन का मतलब है पेमेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं फेयोल्स का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, इनके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि जैसे कि किसी कंपनी में जो स्टाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है काम को डिवाइड किया जाता है। स्टाफ को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग को काम दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब वो जिस काम को करने में जिस काम को परफॉर्म करने में वो एबल हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी है, तो वो उस काम को बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं और इससे क्या होता है, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और वो जब तक कि प्रोडक्शन की स्पीड अप नहीं होता है तब तक वो काम करते रहते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है, तो एक उन पर प्रेशर भी नहीं आता है और वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। फिर सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है ये दो तरीके से काम करता है ये प्रिंसिपल। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करना। और दूसरा है कि इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस और जो सेंस ऑफ वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग काम करना। ठीक, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है। फिर तीसरा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है इसके अंदर जो भी स्टाफ है उनकी पंक्चुअलिटी है और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कितना फॉलो कर रहे हैं, कितने ओबीडियंस हैं, तो इसको कवर करता है। अगर अब वो एक डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो क्या होता है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग होती है। और इससे जो है इनमें क्या होता है कि वो ग्रुप एक्टिविटी भी अगर वो इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जब ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं और एक डिसिप्लिन में काम करते हैं वो, तो वो जो उनका कॉमन गोल्स है उसको प्राप्त करने में उनको ईजी रहता है। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जैसे कि जो भी कमांड दिया जा रहा है, सुपीरियर, अब कंपनी है उसमें सुपीरियर भी होंगे और जो है सुपीरियर मीन्स उसमें सीनियर भी होंगे और जूनियर भी होंगे, ठीक है। तो अब जो सीनियर है, अगर कोई एक सीनियर जो है अपने जूनियर को कमांड देता है तो वो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। और अगर वो जो है कई सारे सीनियर हैं, ठीक है, वो अपने जूनियर को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो जो पर्सन है जूनियर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, उसका जो कम्युनिकेशन है वो भी प्रभावित होगा, ठीक है, वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा, जिससे उसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं होगा। और अगर एक ही व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके प्रति वो लॉयल रहेगा, ठीक है, वो कम्युनिकेशन को भी अच्छे से समझ पाएगा, उसको कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो जो है अपने गोल को बहुत ही ईजिली प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि कोई भी जब काम किया जाता है तो उसको एक डायरेक्शन होना चाहिए। मीन्स कि आप जब जिस गोल को प्राप्त करना उसी गोल के डायरेक्शन में जो है हम काम अगर करते हैं तो फिर गोल को प्राप्त करने में जो है आसानी होती है। और जो भी हम एक डायरेक्शन में काम करते हैं और जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो फिर जो है गोल को प्राप्त करने में आसानी होती है। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी उसमें काम कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, वो अपना इंटरेस्ट अगर उनका होता है उनमें, मीन्स जो भी कंपनी का गोल है उसको वो अपना गोल मान करके अगर चलते हैं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और कंपनी को गोल को प्राप्त करने में भी आसानी होती है। रेम्यूनरेशन का मतलब है पेमेंट। अगर जो भी एम्प्लॉय काम करे, अगर उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम करते हैं और जो स्टाफ टर्नओवर है वो भी कम होता है। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हम जो हमारा गोल है उस पर अगर हम सेंट्रलाइज होकर के, केंद्रित होकर के काम करते हैं तो फिर गोल को प्राप्त करने में आसानी होती है। फिर आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि एक हायरार्की में अगर हम काम करते हैं, मतलब जो भी हमारा कंपनी का मैनेजमेंट है वो एक लेवल ऑफ अगर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो फिर जो है उस काम को, उस गोल को बहुत ही ईजिली प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि जैसे कि जो कंपनी में है कि अगर उसमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स जैसे कि रॉ मटेरियल्स हैं, पार्सली प्रिपेयर्ड मटेरियल्स हैं, प्रिपेयर्ड मटेरियल्स हैं, फ्यूल्स हैं, अगर उनको हम राइट प्लेस पर रखते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा, टाइम की भी बचत होगी और जो इक्विपमेंट है वो हमको आसानी से मिल जाएंगे, उनको हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा और सेफ्टी भी हमको मिलेगी। तो इस तरीके से अगर एक ऑर्डर में होगा तो फिर बहुत सारी जो है बचत हो सकती है और किसी भी काम करने में आसानी रहती है। ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है कि द राइट मैन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि किसी भी कंपनी में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर जो मैनेजर या फिर जो वो कंपनी है अगर उनको एक तरीके से जो है उनके साथ बिहेव करती है, समान बिहेवियर उनके साथ करती है, तो फिर वो जो है उनके अंदर कंपनी के प्रति कोई भी
जो है गलत भावना नहीं आती है, वो उस पर लॉयल होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि अगर जो वर्क स्टेबिलिटी है, मीन्स वर्क जो भी काम उसमें कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टेबल हैं, ठीक है, तो जो है ये कंपनी के लिए अच्छा रहता है। अगर कोई भी वर्क स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, जो लेबर टर्नओवर है वो जो है बढ़ेगा और इससे कंपनी के लिए कॉस्टली होगा ये, और उसको पुअर परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो इसलिए जो लेबर टर्नओवर है उसको अगर कम किया जाता है तो इससे क्या होता है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट होगी और लोगों में कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि अगर टर्नओवर हो रहा है तो जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि कभी भी वो भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके पर एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो भी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, जिससे कि कंपनी अफेक्ट हो सकती है। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि अगर जो स्टाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो स्टाफ को वो एनकरेज करता है कि वो उस डिसीजन को लेने में वो पार्टिसिपेट करें, उनको मोटिवेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उनका मॉरल है वो बढ़ता है और उनसे भी हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, क्योंकि जितने भी स्टाफ हैं उनके सबके अंदर कोई ना कोई आइडिया होगा, तो वो नए नए आइडियाज़ देंगे, कंपनी को नए आइडियाज़ मिलेंगे। इससे क्या हो, जो कंपनी की एफिशिएंसी है, उसकी परफॉर्मेंस है, वो बढ़ती है। फिर आता है लास्ट, एस्पिरिट दे कॉर्प। इसका मतलब है कि किसी कंपनी में अगर टीम स्पिरिट के साथ काम किया जाता है तो कंपनी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अगर टीम स्पिरिट के साथ काम किया जाता है तो उनके लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही स्मूथली होगा और जो टीम स्पिरिट होगी वो भी हेल्दी होगी और हर एक काम करने में आसानी होगी और कंपनी को अपना गोल प्राप्त करने में भी आसानी होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रन बाय। इसका आंसर है थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में भारत सरकार का जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इनके द्वारा जो है ये चलाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम एनीवन एल्स मेकिंग, यूजिंग एंड सेलिंग द आइडेंटिफाइड इनोवेशन। मीन्स कि कौन जो है, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, तो अगर वो कोई भी इनोवेशन करता है, कोई भी खोज करता है, ठीक है, तो उस खोज को कोई अदर पर्सन बना ना सके, उसको यूज ना कर सके और उसको सेल ना कर सके, इसके लिए एंटरप्रेन्योर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट या फिर इंटरनेशनल पेटेंट। तो इसमें से आंसर क्या होगा, पहला, यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं इसको, ठीक है। मीन्स कोई भी एंटरप्रेन्योर जो खोज कर रहा है तो उसको किसी और के द्वारा बनाया ना जा सके, यूज ना किया जा सके और सेल ना किया जा सके, इसके लिए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे कि यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं, ठीक है। और डिजाइन पेटेंट क्या होता है, डिजाइन पेटेंट का मतलब है कि जब भी किसी भी कोई भी मटेरियल तैयार किया जाता है, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर कोई जैसे कि ज्वेलरी है या मोबाइल ले सकते हो आप, या फिर कोई ड्रेस है, ठीक है, तो उसका जो डिजाइन तैयार किया जाता है तो उस डिजाइन को कोई और कॉपी ना कर सके, तो उसके लिए डिजाइन पेटेंट किया जाता है, ठीक है, जिससे उसके डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पेटेंट किया जाता है। और प्लांट पेटेंट क्या होता है, प्लांट पेटेंट जो है ये एक एक्ट के अंदर में आता है, जिसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट कहते हैं। इसे शॉर्टकट में पीपीवी एक्ट कहा जाता है, जो कि 2001 में आया था और इसको एक प्रो फार्मर की तरह भी माना जाता है।
अब जो अंडर पीपीवी के अंदर में क्या होता है कि जैसे भी कोई नई प्लांट वैरायटी अगर तैयार की गई, ठीक है, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है इस एक्ट के अंदर में, जो कि उस वैरायटी के प्रोडक्शन, उसकी सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रति उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि और कोई इसको जो है ना प्रोड्यूस कर सके, ना सेल कर सके, ना मार्केट कर सके, ना उसको इंपोर्ट कर सके, ना एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसी में दूसरी तरफ है कि एक प्रोविजन इसमें ये भी है इस एक्ट में, जो कि फार्मर्स को ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो उन प्लांट्स को जो है सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो सीड्स हैं उनको बो सकते हैं, ठीक है, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उनको जो प्रोड्यूस हैं उनको वो सेल कर सकते हैं सीड के साथ, ठीक है, जो कि इस एक्ट के अंदर में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। बट फार्मर्स को ये फ्रीडम दी जाती है क्योंकि वही इन प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो भी प्लांट सीड्स होते हैं उनको प्रोडक्शन का काम करते हैं, और तो इसलिए उनको जो है ये फ्रीडम प्रोवाइड है कि वो इनको सेल कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो ये प्लांट पेटेंट है, इसी से रिलेटेड एक डिस्प्यूट हुआ था पेप्सी कंपनी और फार्मर्स के बीच में। पेप्सी कंपनी ने क्या किया था, उन्होंने एक फार्म डाला था पोटैटो प्रोडक्शन के लिए, जिसमें कि उनके और फार्मर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो है वो जो फार्म उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था, ठीक है, तो उस फार्म के द्वारा सीड प्रोवाइड करना था, और जो फार्मर्स थे उनको पूरे इंडिया में जो है फार्मर्स को वो सीड जो है सप्लाई की गई थी, और इंडिया के बाहर भी उसको जो है एक्सपोर्ट किया गया था, ठीक है। और फिर फार्मर्स और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो फार्मर्स हैं वो उसको प्रोडक्शन उसका करेंगे, लेकिन वो जो है उन जो प्लांट सीड्स हैं पोटैटो की, उनको जो है वो किसी अदर कंपनी या किसी और को, मतलब पेप्सी कंपनी के अलावा किसी अदर कंपनी या किसी और पर्सन को वो जो है इसे सेल नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो इसका किसी और पर्पज के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मीन सिर्फ इस जो सीड का है उन्हें सिर्फ जो है फार्मिंग के लिए यूज करना था, इसके अलावा वो किसी और पर्पज के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो फार्मर्स थे, जो कंपनी का कहना ये था कि जो फार्मर्स थे उन्होंने उन सीड का रीयूज कर लिया था, मीन्स जो अदर पोटैटो सीड्स थी उनका उन्होंने रीयूज कर लिया था, तो इस वजह से उन दोनों में ये डिस्प्यूट हो गया था। फिर आता है इंटरनेशनल पेटेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें किसी भी डिज़ाइन के लिए, किसी भी प्लांट के लिए या किसी चीज़ के लिए हमें पेटेंट कराना है, तो जैसे अगर हमें उसे अलग अलग रीजन में कराना है, अलग अलग कंट्री में कराना है, ठीक है, नेशनल लेवल पर या रीजनल लेवल पर हमको उसे कराना है, अलग अलग जगह पर पेटेंट कराना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे और अलग अलग जगहों से हमें पेटेंट कराना पड़ेगा। बट इंटरनेशनल पेटेंट में क्या होगा कि इसमें सिर्फ हम एक फॉर्म अप्लाई करेंगे और ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारा पेटेंट हो जाएगा, तो हमें अलग अलग जगह से पेटेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया कि ये पेटेंट जो दिए गए हैं ये क्या क्या होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिग्री टू विच टेस्ट स्कोर्स फॉर अ ग्रुप ऑफ एग्जामिनर्स आर कंसिस्टेंट ओवर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम टेस्ट इज रेफर्ड टू एज। मीन्स परीक्षा में परीक्षार्थियों के किसी समूह को जितने अंक प्राप्त होते हैं उतने ही अंक बार बार परीक्षा के संचालन में प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। वैलिडिटी कहते हैं उसे, रिलायबिलिटी बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं, या फिर एट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसका आंसर है सेकंड, रिलायबिलिटी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये क्या होता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ये सारी चीजें। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, मीन्स हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं रिलायबिलिटी में बार बार हम उस चीज को रिपीट करते हैं, और जब उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सेम स्कोर आ रहा है, तो उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। फिर आता है उसके बाद में वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर, मतलब
कोई भी टेस्ट जो अप्लाई किया जा रहा है वो जिस मेजरमेंट के लिए बनाया गया है, अगर उसको वो एक्यूरेटली मेजर करता है तो उसको वैलिड बोलते हैं। अब जो टेस्ट वैलिड हैं वो रिलायबल भी होंगे, बट जो टेस्ट रिलायबल हैं वो जरूरी नहीं है हमेशा वैलिड हो। जैसे कि अब मान लेते हैं कि कोई थर्मामीटर, जैसे मान लेते हैं कि थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे हमारे जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, एक एवरेज टेम्परेचर होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 37, अब मान लीजिए कि जो थर्मामीटर है वो 2 डिग्री जो है कम बताता है टेम्परेचर, मतलब उसमें 2 डिग्री का एरर है, ठीक है। मीन्स वो 37 की जगह 35 डिग्री बता रहा है। तो हम अगर उसे बार बार उसी थर्मामीटर से चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं अपना, तो बार बार वो 35 डिग्री ही बताएगा हमारा। तो इसका मतलब है कि वो रिलायबल है, क्योंकि उसमें एरर तो है बट वो बार बार जो है एक ही टेम्परेचर बता रहा है। तो इसका मतलब है कि वो रिलायबल है, लेकिन वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं बता रहा है, गलत बता रहा है, तो इस वजह से वो वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट है वो रिलायबल तो हो सकता है लेकिन हमेशा वैलिड नहीं हो सकता। लेकिन अब चूंकि अगर वो टेम्परेचर सही बताता, मीन्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताता, तो मीन्स वो वैलिड होता, और उसके साथ में जितनी बार हम उसको चेक करते तब भी वो 37 डिग्री ही बताता, तो इसका मतलब वो रिलायबल होता। इसका मतलब है कि टेस्ट वैलिड अगर है तो वो रिलायबल भी होगा। अब आते हैं, अब समझ में आ गया कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये क्या है। फिर आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन जो है ये 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये जो है, अब इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से अधिक हो सकते हैं। ये उन जो रिलेशनशिप हम मेजर कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है और उनके करेक्टर्स को डिटरमाइन करता है। अब आते हैं एट्रीब्यूशन पर। अब एट्रीब्यूशन का क्या है? इस एट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल है वो अपने बिहेवियर और जो भी इवेंट्स हैं उनके कारण को वो एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन एंग्री है, ठीक है, तो वो उसका रीज़न क्या है, वो ये बताएगा कि वो बैड टेम्पर्ड के कारण एंग्री है, या फिर कोई चीज़ उसके साथ बहुत बुरी घटना हो गई है उसकी वजह से वो एंग्री है। तो ये एक एट्रीब्यूशन कहलाता है। और जो ये एट्रीब्यूशन थियरी है, इसके जो डेफिनेशन है वो फ्रिस्के एंड टेलर के द्वारा 1991 में दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रिग्रेशन एंड एट्रीब्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। A researcher wants to test the difference of undernutrition in under 5-year-old children among different socioeconomic groups. Which of the following test of significance is the most appropriate for the above data? Means एक रिसर्चर है जो कि जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के बीच में जो अंडर 5-year-old चिल्ड्रन हैं उनमें अंडर न्यूट्रिशन के डिफरेंस को वो टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा टेस्ट वो अप्लाई करेगा जो कि एप्रोप्रिएट होगा? एनोवा होगा, एनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या फिर काई स्क्वायर टेस्ट होगा, या फिर साइन टेस्ट होगा, या फिर पियर्सन आर टेस्ट होगा। इसका आंसर है पहला, एनोवा। इसके लिए वो डिफरेंस देख चाह रहा है तो एनोवा का अप्लाई किया जाएगा। और काई स्क्वायर तब अप्लाई किया जाता है जब हमें एसोसिएशन देखना होता है। मतलब कि जैसे कि अगर मान लो कि हमें ये देखना होता कि सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का बच्चे के न्यूट्रिशन पर क्या इफेक्ट पड़ता, तो हम देखते हैं जैसे अब सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में 3 लेवल हो जाते हैं, लो, मीडियम और हाई, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमें लो का न्यूट्रिशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और हाई का न्यूट्रिशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो दोनों के बीच में हम एसोसिएशन देखते हैं, ये एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एसोसिएशन देखा जाता है। और साइन टेस्ट क्या होता है? इसमें हम जो है दो जो पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, मतलब दो जो है ग्रुप हैं उनके साइज को कंपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है
कि हम किसी का वेट चेक करना है तो हम ट्रीटमेंट से पहले उसका वेट लेंगे और ट्रीटमेंट के बाद उसका वेट लेंगे। अब फिर दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि उनके वेट में क्या डिफरेंस आया है। तो इसके लिए हम साइन टेस्ट का यूज़ करेंगे और इसमें अगर हम ग्रेटर वैल्यू के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं और लेसर वैल्यू के लिए माइनस साइन का यूज़ करते हैं। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है और इसको वन सैंपल टी टेस्ट या फिर पेयर टी टेस्ट, इनके लिए एक अल्टरनेटिव की तरह इनका यूज़ किया जाता है। फिर आता है पियर्सन आर टेस्ट। अब ये जो पियर्सन आर टेस्ट होता है ये दो क्वांटिटेटिव और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को एग्जामिन करता है। जैसे कि एग्जांपल है एज एंड ब्लड प्रेशर है, तो इनके बीच में अब जो है इनके बीच में अगर हमें रिलेशनशिप देखना है तो फिर पियर्सन आर टेस्ट का यूज़ किया जाएगा। और जो पियर्सन आर टेस्ट है ये जो है इसमें लीनियर रिलेशनशिप होता है। अगर ये लीनियर नहीं है तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। अब इसको हम एक बार इसमें दिखा देते हैं। जो पियर्सन आर टेस्ट, ये आप देख सकते हो ये डिफरेंट वैल्यू दी गई है। आर मतलब अगर ये -1 है तो इसका मतलब जो डेटा है वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन तो दे रहा है बट एक निगेटिव स्लोप में है। ठीक है, आप देख रहे हो ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, मीन्स निगेटिव स्लोप में है। और 0 का मतलब है कि यहाँ पर जो लीनियर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में वो नहीं है, कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। +1 का मतलब है कि एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन दे रहा है और एक पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एक साथ बढ़ रहे हैं या फिर एक साथ घट रहे हैं। जबकि जो निगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल तो बढ़ रहा है लेकिन दूसरा जो है वो घट रहा है, या फिर पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, मीन्स अपोजिट अगर होगा तो फिर निगेटिव जो है कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ थायमिन कोएंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट, जिसे कि टीपीपी कहते हैं। इसका काम क्या है? आंसर है पहला फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड और दूसरा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक, ये थायमिन पायरोफॉस्फेट का फंक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। As compared to a non-pregnant, non-lactating adult women, the RDA of the following nutrients are increased for a lactating women 0 to 6 month। ठीक है, मीन्स इसमें ये कह रहा है कि जो एक नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग एडल्ट वीमेन है जो उनका RDA होगा और जो लैक्टेटिंग वीमेन जो जिनका 0 to 6 मंथ का बेबी है तो उनका जो RDA होगा तो वो कितना, जो नॉर्मल वीमेन है उनसे कितना जो है कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे जो कि जिनका रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मल से लैक्टेटिंग में अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन और विटामिन सी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है 4 में देख लेते हैं क्या क्या है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मीन्स सेकेंड में है कैल्शियम इंक्रीज करेगा, विटामिन ए इंक्रीज होगा, प्रोटीन इंक्रीज होगा और विटामिन सी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्या क्या अमाउंट है। अब जो आयरन है, आयरन भी इंक्रीज होता है लेकिन बहुत ही कम। जैसे कि जो नॉर्मल एडल्ट वुमेन है उनको 21 mg की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो लैक्टेटिंग है उनको 25 mg की रिक्वायरमेंट होती है। अब लैक्टेटिंग जो 0 to 6 मंथ है और 6 to 12 मंथ है दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो थोड़ा ये कम इंक्रीमेंट होता है, तो इसलिए आई थिंक इन्होंने ये आंसर में नहीं दिया है। ठीक है, अब फिर है कि कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नॉर्मल एडल्ट वुमेन है उनको 600 mg की रिक्वायरमेंट होती है
जबकि जो लैक्टेटिंग है 0 to 6 मंथ और 6 to 12 मंथ, उन दोनों को ही 1200 mg की रिक्वायरमेंट होती है। और जो विटामिन ए में भी रेटिनॉल है और बीटा कैरोटीन है। जो रेटिनॉल है वो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है वो 600 माइक्रोग्राम होती है, जबकि लैक्टेटिंग दोनों के लिए 950 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बीटा कैरोटीन है वो नॉर्मल 4800 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो लैक्टेटिंग दोनों में 7600 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली 55 ग्राम्स की होती है, जबकि जो लैक्टेटिंग है 0 to 6 मंथ को 77.9 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो 6 to 12 मंथ है उनको 70.2 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 6 to 12 मंथ में ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। और जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट नॉर्मली 40 mg की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लैक्टेटिंग 0 to 6 मंथ और 6 to 12 मंथ दोनों को 80 mg की रिक्वायरमेंट होती है। मीन जो कैल्शियम है, विटामिन ए है, प्रोटीन है, विटामिन सी है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस है नॉर्मल और लैक्टेटिंग में, तो इसलिए इन्होंने ये जो है आंसर दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर को डेवलप कर सकते हैं? BMI मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर, या फिर फिजिकल एक्टिविटी, या फिर टोबैको यूज, या फिर हाई कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या फिर लो फाइबर डाइट्स, या फिर हाई कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड मीट्स। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। थर्ड है। अब देखते हैं थर्ड में क्या दिया हुआ है इन्होंने। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो पहला है कि अगर BMI मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। फिर टोबैको यूज है, फिर है लो फाइबर डाइट, और है हाई कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड मीट। अब फिजिकल एक्टिविटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो आपको कैंसर और जो भी अदर डिजीजेज हैं उनसे जो है आपको ये प्रोटेक्ट करता है। और अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल आप हाई अमाउंट में ले रहे हो तो ये कैंसर में तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, मीन्स डाइटरी ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उसमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हाई अमाउंट में लेना होता है। ये कैंसर को डेवलप होने से बचाता है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर नहीं हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसमें है द फॉलोइंग आर रिट्रोस्पेक्टिव मेथड्स ऑफ डाइटरी सर्वे। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जो हिस्टोरिकल है। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड्स का यूज किया था डाइट सर्वे के लिए। ठीक है, तो उसमें है डुप्लीकेट सैंपल मेथड्स, या 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड्स, या फिर फूड बैलेंस शीट्स, या फिर वेमेंट मेथड्स, या फिर डाइट हिस्ट्री। देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर है 4, मीन्स सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ दिया गया है, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स है डाइटरी सर्वे का। सेकेंड मीन 24 आवर रिकॉल मेथड्स है, थर्ड है फूड बैलेंस शीट्स है, और डाइट हिस्ट्री है। अब तीनों में ही ये 24 आवर रिकॉल मेथड्स का है, तो हम उनमें जब भी जो है जाएंगे डाइटरी सर्वे के लिए तो हम उनसे पूछेंगे कि उस जो अभी हम अगर आज जा रहे हैं तो हमसे पूछेंगे उन्होंने जो पिछले 24 आवर्स में उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। फूड बैलेंस शीट में भी यही होता है। फूड बैलेंस शीट जो कि बड़े लेवल पर होता है, कंट्री लेवल पर होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, फूड बैलेंस शीट में जो भी अवेलेबल फूड्स हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है फूड बैलेंस शीट तैयार की जाती है। और डाइट हिस्ट्री में ये होता है कि डाइट हिस्ट्री में भी हम उनकी डाइट हिस्ट्री लेते हैं, जो कि लगभग 1 वीक की हम उनकी डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं, और उसके बेसिस पर फिर जो है हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि उन्होंने कितने न्यूट्रिएंट्स लिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लिए और कितने लिए, तो उसके बेसिस पर हम जो है डाइटरी सर्वे करते हैं। ठीक है, अब वैसे जो वेमेंट मेथड्स में क्या होता है, इसमें कि हम जब डाइट सर्वे करने जाते हैं तो फिर मॉर्निंग और इवनिंग में जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में हम गए तो जो भी रॉ मटेरियल को मेज़र कर लेते हैं, उनको वे कर लेते हैं। ठीक है, जिन्हें कुक करना होता है, और फिर इवनिंग में जाते हैं जिन्हें कि इवनिंग टाइम में कुक करना होता है, उन रॉ मटेरियल को जो है वे कर लेते हैं। और उसके बाद में हम उनमें से
न्यूट्रिएंट्स को मेजर करते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स वो ले रहे हैं, कौन कौन से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन से रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स। फिर आते हैं स्पाइसेस दैट हैव एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स आर, मतलब कौन कौन से स्पाइसेस हैं जिनमें कि एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। एनीसीड है या फिर टर्मरिक है, एसोफोटिडा है, नटमग है या फिर क्लोव है। एनीसीड का मतलब है कि इसको हिंदी में सौंफ बोलते हैं। ठीक है, सौंफ, हल्दी, हींग, जायफल या फिर जो है क्लोव यानी कि लौंग। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं कौन सा है इसका। आंसर है थर्ड, सेकंड थर्ड है। सेकंड मीन्स टर्मरिक, एसोफोटिडा है और फोर्थ नटमग यानी कि हल्दी है, हींग है और जायफल जो कि एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रखता है। एनीसीड जिन्हें कि सौंफ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन में ये होता है। और जो क्लोव है ये एंटी फंगल इफेक्ट देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। एजिंग इज एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन मेनी बॉडी फंक्शंस विच इंक्लूड, मीन्स जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे बॉडी फंक्शंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सार्कोपेनिया, इंक्रीज इन BMR, डिक्रीज इन BMD, BMD का मतलब है बोन मिनरल डेंसिटी, डिस्ग्यूजिया या फिर इंक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी। तो देख लेते हैं इनका आंसर क्या है। सेकंड है, पहला मीन्स सार्कोपेनिया, फिर है थर्ड डिक्रीज इन BMD और तीसरा है डिस्ग्यूजिया। अब देखते हैं कि सार्कोपेनिया क्या है। ये है सार्कोपेनिया। अब सार्कोम जो कि एजिंग में होता है और इसे क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। मसल स्ट्रेंथ लो हो जाती है, मसल क्वांटिटी और क्वालिटी भी लो हो जाती है और जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो भी लो होता है। अब डायग्नोसिस क्या है इसकी कि अगर जो क्राइटेरिया पहला सिर्फ पहला है, मीन्स अगर मसल स्ट्रेंथ सिर्फ लो है तो प्रोबेबिलिटी है कि सार्कोपेनिया हो सकता है। लेकिन अगर मसल स्ट्रेंथ भी लो है और मसल क्वांटिटी और क्वालिटी भी लो है तो फिर कंफर्म्ड है कि उनको सार्कोपेनिया है। अगर ये तीनों चीजें होती हैं, मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस भी ये होती है, मसल स्ट्रेंथ भी लो होती है, मसल क्वांटिटी और क्वालिटी भी लो होती है, तो इसका मतलब है कि वो सीवियर केस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रैलिटी का मतलब है कि इसमें जो फ्रैक्चर का रिस्क है, फॉल एंड फ्रैक्चर का रिस्क है वो बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है, जो एडियल का मतलब है जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब जो उनके डेली के काम है तो उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको परफॉर्म करने की जो उनकी एबिलिटी होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो चीजें, एक न्यूट्रिशन है और एक्सरसाइज। ये अगर हम प्रॉपर करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। अब जैसे प्रोटीन इस टाइम पर क्या होता है, एजिंग में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अधिक हो जाती है, जैसे कि 1.2 ग्राम पर केजी पर डे जो है लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो अप टू 40% ओल्डर एडल्ट्स हैं जो कि इस जो है मतलब इन रिकमेंडेशन को जो है फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स जो ये रिक्वायरमेंट है वो नहीं ले पाते हैं। और एक्सरसाइज में हमें मल्टी कंपोनेंट एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है। और ये दोनों को जो फ्रेल एंड प्री फेल पॉपुलेशन है, मीन्स जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी, जिनमें की फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम आ चुकी है और डेली एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया सार्कोपेनिया में ये प्रॉब्लम होती है और ये एजिंग से रिलेटेड होता है। फिर है, हाँ अब देखते हैं बोन मिनरल डेंसिटी तो घटी जाती है इसमें। और फिर है डिस्ग्यूजिया। अब डिस्ग्यूजिया क्या होता है, इसको पैराग्यूजिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो
चेंज हो जाता है या फिर इम्पेयर हो जाता है डिस्ग्यूजिया में, और ये एजिंग के साथ में होता है। और ये किसी डिजीज के कारण नहीं होता है, बल्कि इसमें हो सकता है कोई रिसेंट डेंटल प्रोसीजर कराया गया हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, और साथ साथ ये एजिंग के कारण भी होता है। और एक होता है एग्यूजिया भी होता है, जिसमें क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो कंप्लीटली लैक हो जाता है, मींस कंप्लीट लैक ऑफ टेस्ट को एग्यूजिया बोलते हैं। और हाइपोग्यूजिया में क्या होता है, जो टेस्ट सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिंक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द फॉलोइंग फंक्शंस इन द बॉडी, मतलब जिंक हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शन को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। आंसर इसका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। पहला है टेस्ट एक्विटी को, टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और तीसरा है स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए, और फोर्थ है वाउंड हीलिंग के लिए, मतलब घाव को भरने के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, वी रूम्स थियरी ऑफ मोटिवेशन यूजेस टर्म्स सच एज, मतलब वी रूम्स जो उन्होंने मोटिवेशन की थियरी दी है उसमें कौन कौन से टर्म्स दिए गए हैं। सेंस ऑफ अचीवमेंट दिया गया है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी दी गई, या फिर डिजायर्ड आउटकम दिया गया, एक्सपेक्टेंसी दी गई, या फिर ग्रोथ, या फिर वैलेंसी। देख लेते हैं क्या है आंसर इसका। सेकंड, जिसमें इन्होंने दिया है इंस्ट्रूमेंटेलिटी है एक, फिर तीसरा है डिजायर्ड आउटकम है, फिर है फोर्थ एक्सपेक्टेंसी, और फिर है सिक्स है वैलेंसी। ठीक है, तो देख लेते हैं इनकी थियरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। ये है, इन्होंने दिया है थियरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें इन्होंने तीन चीजें बताई हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंसी। अब जो एक्सपेक्टेंसी होता है वो क्या होता है, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, यानी कि जब कोई भी पर्सन है उसे ये बिलीव, मतलब अगर जब वो अपने बहुत एफर्ट करता है किसी काम को करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, वो उसके लिए बहुत एफर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो ये विश्वास रखता है, ये बिलीव करता है कि जब वो एफर्ट कर रहा है तो उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, इसी एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप को एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। अब जब वो ये बिलीव करता है कि उस जो भी वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है, मीन्स जिस गोल को प्राप्त करने के लिए उस कंपनी में काम कर रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर उसको उसकी तरफ से रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब ये रिवॉर्ड जो होता है कि एक गिफ्ट के रूप में भी हो सकता है, या फिर उनको जो है इनकी तारीफ करके भी ये रिवॉर्ड दिया जा सकता है। तो इस जो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड से रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेलिटी। ठीक है, फिर आता है वैलेंसी। अब इसमें क्या होता है, जो रिवॉर्ड उसको मिल रहा है, ठीक है, तो वो ये बिलीव करता है कि वो जो रिवॉर्ड्स हैं वो उनकी उसके पर्सनल गोल को प्राप्त करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिवॉर्ड्स और पर्सनल गोल रिलेशनशिप है उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो इन्होंने ये तीन चीजें दी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक्सपेक्टेंसी और वैलेंसी, और डिजायर्ड आउटकम भी, जो कि इसमें वो ये एक्सपेक्ट करता है, ये बिलीव करता है कि जो भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है उसका डिजायर्ड आउटकम उसको मिलेगा। ये हो गई विलियम्स थियरी, जो कि उन्होंने मोटिवेशन के लिए दी थी। फिर आते हैं, A number of programs have been used to improve work processes. They include, अब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि किसी भी वर्क प्रोसेस को उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। उनमें क्या क्या चीजें हैं, BEP, STS, SOP, ISO 9000, SPC या फिर JIT। आंसर है इसका, एक मिनट, फोर्थ। देख लेते हैं फोर्थ में क्या क्या है, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये जो है वर्क
प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये क्या है, ISO के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि ISO क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये STS क्या है, ये स्प्रिंग टूल सूट है, मीन्स एक ये टूल है जो कि वर्क इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। ISO भी वर्क इम्प्रूवमेंट के लिए ISO सर्टिफाइड किया जाता है। और SPC का मतलब है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये भी एक टूल की तरह इसका यूज किया जाता है वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। और JID का मतलब है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट इन टाइम का मतलब है कि जैसे कोई कंपनी है तो उसको अगर वो कोई फ्रैक्चर नहीं, फर्नीचर, ठीक है, वो ऑफिस फर्नीचर को जो है उसकी मार्केटिंग कर रही है, ठीक है, लेकिन वो इसको मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो अगर किसी पर्सन को मैन्युफैक्चरिंग अगर फर्नीचर चाहिए होता है तो क्या करती है वो जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ऑर्डर करती है फर्नीचर के लिए, और वो जो मैन्युफैक्चरर है उस फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करके जो है वो डायरेक्ट उस कंज्यूमर तक, उस पर्सन तक उसको डिलीवर कर देता है। तो ये जस्ट इन टाइम होता है, जिससे कि वर्क इम्प्रूवमेंट होता है। और इसमें क्या होता है, वेस्ट भी नहीं होता है, जब जरूरत होती है तब वो जो है उसको ऑर्डर कर देता है और वो उसको बना करके डायरेक्ट कंज्यूमर को वो डिलीवर कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, What are the records that a food service manager should look at to bring out about cost control? मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनके कोई फूड सर्विस जो मैनेजर है उसको अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए उन रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहिए। आंसर इसका है थर्ड। अब ये इनवॉइस है या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन है, रिक्वेजिशन है, परपेचुअल इन्वेंट्री है या फिर प्रोसेस चार्ट है या फिर फोरकास्ट एंड टैलीज है। तो आंसर इसका, एक मिनट, ठीक है, आंसर इसका था थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। फर्स्ट है इनवॉइस, थर्ड है रिक्वेजिशन, ठीक है, जो आवश्यकता है उसकी, फिर है फोर्थ परपेचुअल इन्वेंट्री और फोरकास्ट एंड टैलीज, ठीक है। ये चीजें हैं जो कि उसको ये रिकॉर्ड्स हैं जो कि उन्हें चेक करना होता है जिससे कि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। फिर है ये लास्ट क्वेश्चन, सम एनोमलीज एसोसिएटेड विद इनकरेक्ट डिवीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर, मतलब कि कुछ एनोमलीज हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है तो जब वो डिवीजन इनकरेक्ट होता है तो उसके कारण से होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है या फिर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। फोर्थ में है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ये तीनों हैं जो कि इनकरेक्ट डिवीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम के कारण होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। अब जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 47 होते हैं, मीन्स नॉर्मली जो होता है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है 47 क्रोमोसोम होते हैं। मीन्स इसमें जो है जो मेल्स, ये मेल्स में होता है ये सिंड्रोम, और इसमें क्या होता है जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम उनमें आ जाता है, मीन्स XXY क्रोमोसोम उनमें होता है, ठीक है। इसको बताते हैं हम। इसमें क्या होता है XXY क्रोमोसोम होता है, यानी कि नॉर्मली जो होता है जो मेल्स में होता है वो XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जो एक X क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इससे क्या होता है
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और ये जो डॉक्टर हैरी एफ क्लिनफेल्टर के नाम से ही इस सिंड्रोम का नाम दिया गया था, जिसको कि उन्होंने 1942 में पहली बार जो है इसकी खोज की थी। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनका जिन पर्सन को ये सिंड्रोम होता है, जिन मेल्स को, उनका जो स्ट्रेचर है वो टॉल होता है, लंबे होते हैं, और जो उनके लोअर लेग्स और फोर आर्म्स हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, और उनका जो बॉडी शेप होता है वो मोस्टली फेमिनाइन होता है, इनफर्टिलिटी होती है, और जो उनका आईक्यू होता है वो कम होता है। ठीक है, फिर आते हैं टर्नर सिंड्रोम में। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 45 क्रोमोसोम होते हैं। मीन्स इनमें जो है ये फीमेल्स में होता है और ये बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ क्या होता है कि उनमें जो एक एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो कम होता है। इनमें एक एक्स यानी कि उसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि जो एक एक्स क्रोमोसोम है इसमें नहीं होता है, एब्सेंस होता है। तो इस तरीके से इनमें 45 क्रोमोसोम ही होते हैं। फिर आता है ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स भी देख लेते हैं। इसमें जो होता है शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, इसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, और जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज होता है, और जो इसमें रीनल एंड कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। फिर आता है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। इसको जो है सुपर फीमेल कहते हैं, ये भी फीमेल में होता है, और इनमें क्या होता है 47 क्रोमोसोम्स इसमें भी होते हैं, और इनमें क्या होता है जो फीमेल्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो इसलिए इसको ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स होते हैं ये 47। इसमें भी 47 होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, और इसमें जो है 45, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम ये क्यों नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम में इनकरेक्ट डिवीजन नहीं होता है, बल्कि जो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इनमें जो 21st क्रोमोसोम होता है वो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। जैसे कि अब नॉर्मली क्या होता है, तो 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं, ठीक है, यानी कि 46 होते हैं, तो पेयर में होते हैं ये, तो इनमें जो 21st क्रोमोसोम्स होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, तो उसे जो है डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आप इसमें देख सकते हो डाउन सिंड्रोम जो बच्चों में होते हैं वो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है इसके आगे के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। सो ये आई होप जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है कि जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो इस पेपर में ऑप्शन इन्होंने पूछा है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है उन्हीं ऑप्शंस में से दूसरा ऑप्शन पूछ लें, तो इसलिए आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।